हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों को एक बात कहा जा रहा है। देखिए, आप लोगों में से इतने सारे लोग क्लास को देख रहे हो, शायद क्लास पसंद भी आ रहा है, तभी आप क्लास को देखते हो। हर एक वीडियो के आने के साथ ही आप देखना स्टार्ट करते हो। तो बस एक सवाल है कि आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो। आप तैयारी कर रहे हो किसी भी जॉब का, क्लास को देख रहे हो। क्लास को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आपको पता होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है क्लास को लाने के लिए। आप कहीं पे भी क्लास देखते हो या कुछ भी देखते हो जो आपको पसंद आता हो, जहाँ से आप जुड़े हुए हो, लाइक वगैरह कर दिया करिए, कमेंट वगैरह कर दिया करिए, ताकि सामने वाले को भी लगे हाँ उनका मेहनत रंग लाया। आपसे किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा काम तो करने को कहा नहीं जाता है। एक लाइक कर देने से सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से क्लास आप लोगों के लिए लाने का जो एक होता है ना, हौसला जिसे कहते हो, अंदर में वो आता है। तो लाइक सबसे पहले कर दीजिए। जान पहचान के कोई हो तो उनके पास क्लास को शेयर कर दीजिए। हर एक क्लास में आपने नोटिस किया होगा, शायद ही किसी किसी क्लास में आप लोगों को लाइक वगैरह करने को कहा जाता है, क्योंकि आप लोग खुद से ये चीज़ कर दिया करें। जैसे देखिए, अभी इतना देर जो आप सुन रहे हो, 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। आप याद करिए, कहीं और भी अगर आप क्लास देखते हो, हर जगह आप क्लास स्टार्ट होने से पहले ही सुनते हो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए। बट आपने ध्यान दिया होगा, मेरे द्वारा बहुत ही कम बार ये बात कही जाती है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का जो एक होता है ना, अगर 100 क्लास आप देखें और एक एक मिनट अगर आपको यही कहने में बर्बाद कर दिया जाए, तो 100 मिनट आपका यूं ही बर्बाद होगा। 100 मिनट मतलब आप समझ रहे हो ना, 1.5 घंटे। वो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का वो टाइम बर्बाद किया जाए। आप ध्यान दीजिए, अभी आपको ये सारी बातें कही जा रही है, कैसा लग रहा है सुनने में? किसी और जगह बार बार सुनते हो, बार बार सुनते हो, तो उससे अच्छा है वो सब बात ना सुन करके कहीं और आपको करना है, नहीं करना है, क्या करना है देखिए। बट यहाँ जब क्लास देखते हैं, आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियोस तैयार किया जाता है। आप लोग अपना क्लास, अपना चैनल समझ के लाइक ज़रूर कर दिया करें। फिर आगे से कोशिश किया जाएगा इन सारी बातों को नहीं कहने का। जब ज़रूरत लगेगा तो आप लोगों को याद दिला दिया जाएगा, है ना। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बात को, फीलिंग्स को ज़रूर समझ गए होंगे। तब आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आपने थंबनेल पर देख लिया है। देखिए, अंतरिक्ष कार्यक्रम, साथ ही साथ और 3 टॉपिक रहेगा, जिसमें कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी और प्रदूषण, इनको देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज का यह क्लास आपके आने वाले हर एक एग्जामिनेशन के लिए है। आप इसे ऐसे समझिए कि एनसीईआरटी सार संग्रह आप कह सकते हो। देखिए, जो भी आप क्वेश्चंस को देखोगे ना, इस बात को आप अच्छे से समझिए, यही वे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आता है। आप एनसीईआरटी बुक वगैरह या कोई भी बुक जब पढ़ते होंगे, आपने ध्यान दिया होगा कि काफ़ी कुछ अच्छे से लिखा हुआ रहता है, बट उसमें अंडरलाइन करने वाली कुछ कुछ जो बात होती है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसी को भी आप देखने वाले हो। तो इतना को आप अगर कवर कर लेते हो, यकीन मानिए इस टॉपिक को कवर करने के बाद यहाँ से एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। इस टॉपिक का आप मास्टर बन के निकलोगे, इतना मेरा भरोसा है। तो आप ध्यान से देखिए, फिर टेस्ट लगाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जहाँ भी आपको डाउट वगैरह उसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर तुरंत अभी याद कर लेने का। और जैसा कि हर बार कहा जाता है, क्लास को देखिए, 1 से 2 बार देख लीजिए, फिर आप टेस्ट लगा लीजिए। जल्दीबाजी और एक होता है ना, फॉर्मेलिटी के चक्कर में बस क्लास को देख लेना है, देख देना है, वो मत करिए। अच्छे से देखिए, यकीन मानिए आपके आगे आने वाले बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, बीपीएससी है, सिविल कोर्ट है, रेलवे है, और भी किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, मास्टर वीडियो, मास्टर क्लास आप लोगों के लिए है। यहीं से सवाल आता है। तो आइए, आज का टाइम बहुत ज़्यादा ही इन सब बातों पे चला गया, ताकि आप इस चीज़ को, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो फील कर पाओ, इसीलिए इतना लेक्चर दिया गया। नहीं तो इतना ज्ञान वगैरह की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग खुद भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, इसमें कोई शक नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहला पॉइंट को समझिए। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है, स्थापना इसकी 1969 में 15 अगस्त के दिन किया गया था। काफ़ी अच्छा दिन है, 15 अगस्त के दिन में किया गया था। मुख्यालय कहाँ पे है भाई? तो बेंगलोर में है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई रहे थे। विक्रम साराभाई को ही
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहिए या फिर पिता कहिए, कहा जाता है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र पूछेगा कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है। अगर भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान पूछेगा तो आपको देहरादून बताना है। यहाँ पे आप समझ पाए, लगेगा दोनों एक ही बात है, बट यहाँ समझिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान पूछेगा तो देहरादून बताना है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है VSSC, यह स्थित है कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में, जो कि आंध्र प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर पूछा जाता है एग्जाम में, अहमदाबाद में है। नासा का गठन पूछेगा 1958 1958 में हुआ था, वाशिंगटन DC में है। क्या नासा, इसरो से भी नासा पहुंच गए हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए स्पेस एजेंसियां कौन कौन सी है, नासा है जो कि अमेरिका की है, जावा इसे कहते हैं जो जापान की है, CNSA है चाइना का, चीन का, ISA है इजराइल का, CNSA चीन में है, रॉस्कोमोस जो है ये रूस में है, सुपरको जो है ये पाकिस्तान है, सुपरको करके है, पता नहीं क्या है, देख लीजिए। AEF जो है ये ब्राज़ील है। जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट को समझिए, भारतीय प्रथम उपग्रह और मिशन के बारे में देखते हैं। अभी जो आपने देखा ना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अब इसे भी समझेंगे। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है, जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से ये प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी है, RS-1, आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला मौसम उपग्रह अगर पूछेगा कल्पना 1 है, इसका पुराना नाम मैटसेट है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह का नाम है एप्पल। भारत का प्रथम चंद्र मिशन है चंद्रयान फर्स्ट। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह पूछेगा EOS-03। भारत का पहला सौर मिशन पूछता है तो आदित्य L1। सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझते चलेंगे। प्रक्षेपण यान को देखिए, SLV का पूरा नाम क्या है भाई, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ASLV का पूरा नाम पूछा जाता है तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपको बताना है। SSLV का फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर आपसे GSLV पूछेगा तो GSLV का पूरा नाम क्या है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान रहा था। भारत का प्रथम उपग्रह पूछेगा तो रोहिणी RS-1 था, जो कि 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम क्या है, वर्क हॉर्स, आपको बताना है। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है, किससे, GSLV, आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा। अंतरिक्ष कार्यक्रम को देखिए, विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश हो गया था 1957 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था 1962 में। इसके 10 वर्षों के बाद अंतरिक्ष विभाग यानी कि आयोग की स्थापना हो गई थी, यानी कि 1972 में। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन सा, लाइका रहा था, जो कि कुतिया थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति पूछा जाता है तो मेजर यूरी गागरिन बताना है, सोवियत संघ के थे, 1961 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटिना तेरेस्कोवा थी, जो कि सोवियत संघ की ही थी, 1963 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनेव थे, सोवियत संघ के, 1965 में। मतलब सोवियत संघ ने अपना डंका बजा के रखा था अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला पूछेगा तो आपको स्वेतलाना सवितक्याया बताना है। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई पूछेगा तो फाम तुआनपे थी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो कि 3 अप्रैल 1984 यानी कि 3 अप्रैल 1984 को गए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी, जो कि 1997 में गई थी। इनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था 1962 में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी, सुनीता विलियम्स, जो 2006 में गई थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली
भारतीय मूल की तीसरी महिला पूछेगा तो शिरीषा अंदला आपको बताना है, आंदला जो कि 2011 में गए थे। और वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी के द्वारा जन्म हुआ था इनका आंध्र प्रदेश में। कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी 1 फरवरी 2003 को। कब? तब कोलंबिया यान की दुर्घटना होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी कल्पना चावला की 1 फरवरी 2003 को। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला पूछा जाता है तो क्रिस्टीना कोच 328 दिन तक रही थी ये 2020 में। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम जो मानव रहित अंतरिक्ष यान है जिसका कि नाम लूना 16 है, ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम चालक रहित यान पूछेगा तो लक्ष्य बताएंगे। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान पूछेगा तो लूना 9 आपको यहाँ पे बताना है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका के थे। 21 जुलाई 1969 को ये पैर रखे थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11, ध्यान रखना है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम जो देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका बताना है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो आप बताएंगे। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक जो रही हैं वो अनुशेह अंसारी 2006 में ईरानी मूल की रही हैं, अमेरिकी ये। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया है। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1 बताएंगे। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 है जो कि सोवियत संघ के द्वारा 1957 को उतारा गया था, मतलब उपग्रह को ये भेजा गया था। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन पूछेगा किसके पास है? अमेरिका के पास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बताएंगे। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम है सविता रानी। आ जाइए अब कहाँ भारतीय अंतरिक्ष मिशन को देखते हैं, समझते हैं। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन, ध्यान रखेंगे, चंद्रयान 1 रहा है। समझेंगे, चंद्रयान 1 के बारे में बात कर रहे हैं। प्रक्षेपण तिथि क्या रही थी? 22 अक्टूबर। चंद्रयान देखिए, चंद्रयान 1, 2 जो मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM है इसे भी देखने वाले हैं। छोटा छोटा एकदम ब्रीफ हिस्ट्री इसको आप समझिए कि आपको बताया जा रहा है। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 था जो कि 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के। चंद्रमा पर पहुंचा कब? 14 नवंबर 2008 को। ठीक है, 22 अक्टूबर को विदा हुआ और 14 नवंबर को ये पहुंच गया। कहाँ से भाई? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। प्रक्षेपण यान अगर पूछेगा PSLV XLC-11 रहा था। तात्कालिक जो आपका इसरो के प्रमुख थे वे जी माधवन राय, आपको बताना है। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर था। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की स्केल्टन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का क्या किया था? पता लगा लिया था। इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया। आ जाइए अब चंद्रयान 2 पे, यानी कि समझिए हाल ही का आपका जो कुछ दिन पहले का बात है, ये कुछ साल पहले का। प्रक्षेपण तिथि क्या रहा था? 22 जुलाई 2019। किसके द्वारा? फिर से इसरो के द्वारा। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था 20 अगस्त 2019 को। प्रक्षेपण स्थल क्या रहा था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। प्रक्षेपण यान जो है ना कौन सा था? GSLV MK3M1 पूछा जाता है ये, इसे आप याद जरूर कर लेंगे। ऐसा नहीं है देख के बस छोड़ दीजिए कि इसका ज़रूरत नहीं है, पूछा नहीं जाएगा क्या है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इसे याद जरूर कर लें। तात्कालिक इसरो के प्रमुख K सिवान थे। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। यहाँ पे किस्से है ना, तो हिस्से से आप ने जरूर समझ लिया होगा। इस तरह का छोटा मोटा मिस्टेक को आप नज़रअंदाज करते चलेंगे। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर पहले ही इसका संपर्क टूट गया। अब आ जाइए MOM पे, मार्स ऑर्बिटर मिशन।
मंगल के लिए भारत का पहला मिशन था, जिसे मंगलयान के नाम से आप जानते हो। 5 नवंबर 2013 इसका प्रक्षेपण तिथि रहा। किसके द्वारा? तो फिर से इसरो के द्वारा। मंगल पर 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया। जगह क्या था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रहा। प्रक्षेपण यान यहाँ पे पूछा जाता है PSLV XLC-25 बताना है। तत्कालिक इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन रहे थे। देखिए, रॉकॉस्मॉस, नासा और यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बना है, ध्यान रखेंगे। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेज दिया है। आशा करता हूं कि यहाँ तक आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। जहाँ भी जो जवाब नहीं पता होगा उसे आपने याद कर लिया होगा। अगर नहीं किए आपने तो आप सबसे पहले फिर से एक बार क्लास को देखिए। हर एक बार ये कहा जाता है, क्योंकि देखिए यह जो क्लास अभी आप देख रहे हो ना, काफ़ी ज़बरदस्त क्लास है। अगर आप इसे मानोगे तो, अच्छे से अगर देखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपके आने वाले हर एक एग्जामिनेशन के लिए। इसीलिए आपको ये बात कहा जाता है। अब आ जाते हैं, लगा लेते हैं यहाँ से टेस्ट। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में। भारत के रॉकेट मैन K. शिवन, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी रितु करिधल को। अंतरिक्ष का पितामह किसको माना जाता है? ऑप्शन सी विक्रम साराभाई को। भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम? ऑप्शन बी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री बताएं। बहुत अच्छा सवाल है, बताइए तो क्या यहाँ पे जवाब होगा? देखिए, यह सवाल का जवाब बिल्कुल भी बताने का मन नहीं है, क्योंकि इसका जवाब आप लोग खुद से कमेंट करके बताएंगे। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? और ये जो भी जवाब होगा आपका 8 लिख करके आप कमेंट करें। आशा करता हूँ कि आपको जवाब समझ में आ गया होगा और आप कमेंट करेंगे। आप अगर थोड़ा सा हिंट लेना चाहें, समझिए, इनमें से जो भी आपको दिख रहा है ना पावरफुल, वो सब रहे हैं सारे प्रधानमंत्री, बट वो थोड़ा सा अलग है इन सब से। किस सेंस में है, अपना आप खुद से दिमाग लगा लीजिए, समझने वाले ज़रूर समझ गए होंगे। मंगल मिशन, देखिए, और इसका जो जवाब है ना, नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसमें बता दिया जाएगा। एकदम बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहें। जिनको भी नहीं पता हो, नेक्स्ट क्लास में इसका जवाब जरूर आपको बता दिया जाएगा। मंगल मिशन MOM किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ऑप्शन सी 5 नवंबर 2013 को। स्पेस एक्स किस देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है? ऑप्शन सी अमेरिका की। इसरो का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? आपने समझ ही लिया होगा। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन आपको सी ठीक करना है। ए और बी दोनों सही है। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष बताएं। ऑप्शन ए सतीश धवन। भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन है? ऑप्शन डी इडूसैट आपको बताना है। भारत का पहला संचार उपग्रह बताएं। ऑप्शन बी भारत का पहला संचार उपग्रह पूछेगा तो आपको एप्पल बता देना है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का नाम बताएं। ऑप्शन बी कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर बताएं। ऑप्शन सी लाइका, यानी जो कुतिया रही थी। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम क्या है? ऑप्शन सी विक्रम रखा गया था। चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का नाम? ऑप्शन बी प्रज्ञान। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है? ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम? ऑप्शन ए यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन डी वैलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई कौन थे? ऑप्शन ए फाम तुआनपे।
PSLV का फुल फॉर्म बताएं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन बी हो जाएगा। GSLV का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बताएं कि मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए PSLV C-25 से। चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन बी PSLV C-11 से। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। ऑप्शन ए मानव जाति के सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी रहा है क्या मतलब है इसरो का आदर्श वाक्य, हर कुछ का आदर्श वाक्य होता है। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम साहब को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी चंद्रयान 1 कब 14 नवंबर 2008 को लॉन्च किया गया था। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह केंद्र कौन सा है? EOS 3 है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रथम जो अंतरिक्ष शटल था इसका नाम क्या था? ऑप्शन बी कोलंबिया। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित उपग्रह प्रथम जो उपग्रह था वो कौन सा था बताएं? तो ऑप्शन सी स्पुतनिक 1। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन सी राकेश शर्मा। RBI ने कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी है? ऑप्शन बी 2 रुपए के। देखिए एक बात और समझ लीजिएगा, देखिए 1972 में ना रिजर्व बैंक ने 20 रुपए का नोट, 1975 में 50 रुपए का नोट जारी किया था, ठीक है। और 80 के दशक में समझिए ऐसे कि आप कि 1 रुपए के नोट पर अगर पूछेगा ना 1 के नोट पर क्या था तो तेल का कुआं था, 2 के नोट पर क्या था तो आर्यभट्ट के उपग्रह की तस्वीर थी, पूछेगा 5 रुपए के नोट पर क्या था तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि ट्रैक्टर से खेत जोतना का पिक्चर था, किसान वगैरह जो था वो था। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर का चक्र था, मोर था, शालीमार गार्डन वगैरह बने हुए थे। तो इन सबको आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रख लेंगे। आ जाइए नंबर 39 को देखिए। जापान की स्पेस एजेंसी बताएं कौन सी है? काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन है 39 का। राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी जावा। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन थी? शिरीषा बांदला, ऑप्शन यहाँ पे आपका 40 का डी राइट आंसर है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन ए राइट आंसर। चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रयान 2 नहीं 1 पूछा है। ऑप्शन डी के माधवन राय, और जो सेकेंड वाला था इसके समय के शिवन थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर्यावरण पे, इसके बाद देखेंगे पारिस्थितिकी और इसके बाद आएंगे प्रदूषण पर। इसे आप ज़रूर से ज़रूर फिर से वही कहा जा रहा है अच्छे से कवर करेंगे, समझेंगे। देखिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में, ठीक है। देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है ये क्या कहलाता है? पर्यावरण, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट को देखिए। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। 16 सितंबर को हुआ था ना पहला ये जो सम्मेलन, इसीलिए 16 सितंबर को क्या मनने लगा? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। मॉन्ट्रियल है भाई कहाँ? तो ये कनाडा का एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ओजोन परत को नष्ट कौन कर देता है? यही CFC कर देता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 यानी कि 1992 में
ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्योटो यानी कि जापान सम्मेलन हुआ था 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हो गया कब से? 2005 से। क्योटो सम्मेलन संबंधित है किस चीज़ से? आप समझ ही गए होंगे, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है उसमें वृद्धि से यह संबंधित है। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? ये ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। पृथ्वी का औसत तापमान 140 डिग्री आपको ध्यान रख लेना है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है क्या? हरित ग्रीन प्रभाव, जिसे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हो। ग्रीन हाउस गैस है क्या है? देखिए, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। हरित ग्रीन प्रवाह हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने? तो जोसेफ फोरियर ने किया था 1824 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन हुआ है 1985 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतरिक्ष एजेंसी है ग्रीन पीस। कहाँ पर? एम्स्टर्डम में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र पूछेगा, नागपुर में है। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा हुई है 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का पूछेगा 2014 में। नहीं 2004 में, 14 नहीं है, 4 है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 2010 में। विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फेब को। विश्व वन दिवस मनता है 21 मार्च। विश्व जल दिवस मनता है 22 मार्च। जैव विविधता दिवस पूछेगा तो आपको बताना है 22 मई। रेड डाटा बुक संबंधित है कहाँ से? तो विलुप्त या संकटग्रस्त जीव जो है इसके डेटा के लिए कौन सा रेड डेटा बुक ये मतलब देता है अपना, हर साल या 2 साल पे 3 साल पे दिया जाता है। इसका अपना एक आते रहता है सूची वगैरह, कौन सा जीव है जो रेड डाटा बुक में चला गया, कौन सा है जो अभी उससे निकल रहा है यानी कि उसकी संख्या बढ़ रही है। अब आ जाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र पे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे समझेंगे, जीवधारियों तथा उनके वातावरण के लिए पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग रीटर ने किया था। किसने किया था? रीटर ने। कब? तो 1865 में। अर्नेस्ट हैकल, ध्यान रखिएगा, 1869 में किए थे। फिर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली-जुली इकाई क्या कहलाती है? इसे ही आप पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहते हो। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र जो आपका शब्द है इसका सर्वप्रथम पूछेगा प्रयोग किसने किया था, कब किया था? 1935 में किया गया था A.G. टांसले के द्वारा। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है। किसका किसका? जैविक और अजैविक घटक का। जैविक घटक को 3 भागों में बांटा जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं क्या? उपभोक्ता कहलाता है। देखिए, उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग जो करते हैं उसे आप उपभोक्ता कहते हो। उपभोक्ता होते हैं टोटल 3 तरह के। पहला एक होता है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में बकरी, गाय, भैंस आता है जो हरे पेड़ पौधे वगैरह को खाते हैं, प्राथमिक हो गए। द्वितीयक में आते हैं भेड़िया, मोर, लोमड़ी जो कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव हैं द्वितीय उपभोक्ता, जिसमें कि भेड़िया, मोर, लोमड़ी आता है जो प्राथमिक को खाते हैं। तृतीयक में कौन आते हैं? तो तृतीयक में द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं।
बाघ, शेर, चीता, मतलब समझ गए, पहला दूसरा को, दूसरा तीसरा को खा लेता है। पहला दूसरा को नहीं, पहला को दूसरा खाता है ना, और दूसरे को तीसरा खा लेता है। इस तरह से होता है ना, बात का मीनिंग चेंज हो जाएगा नहीं तो। अजैविक घटक को दो भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक में। कार्बनिक अजैविक घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अकार्बनिक अजैविक घटक में मृदा, जल, वायु, खनिज आता है। अपघटक होते हैं कवक और जीवाणु। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं क्या? अपघटक। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ता और अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता होता है मानव। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पूछेगा पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन में। और पारिस्थितिकी विज्ञान पूछा जाता है भाई कहाँ है, तो आप बताएंगे कहाँ पर है? बेंगलुरु में। आज का लास्ट अपना यह पॉइंट है, यह क्या है? प्रदूषण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रदूषण से कहिए पूरा दुनिया अभी परेशान है। कोशिश करिए कम से कम प्लास्टिक वगैरह जलाने का, और रोड वगैरह पे या जहाँ भी कूड़ा नहीं फेंकना हो कोशिश करिए वहाँ नहीं फेंकने का, क्योंकि आपके मेरे से ही ये सारी समस्याएं दूर होंगी। थोड़ा सा तो अपना एफर्ट लगा ही सकते हैं। वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं क्या? एंथ्रोपोजेनिक यानी कि परजैविक कहलाता है। जैव विघटित प्रदूषक है कौन सा? वाहित मल हो जाएगा। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग है कौन सा? उदर। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है सीसा से। एस्बेस्टॉस धूल में प्रभावित अंग होता है कौन सा? फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है किसको? मस्तिष्क को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करते हैं रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक पूछेगा तो आर्सेनिक बताना है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है किसको? रक्त धारा को। पारा किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। एस्बेस्टॉस पूछेगा धूल से प्रभावित अंग कौन सा? फेफड़ा होता है, जो भी आपने देखा तो वही आपको रिकॉल करवाया जा रहा है। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है कौन सा? रोग होता है सीसा से। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग पूछेगा उदर बताना है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, जल प्रदूषक को मापने हेतु जांच की जाती है मैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। मनुष्य में रक्त दाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषक कैडमियम। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, एसपीएम का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषक है कौन कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है काफ़ी खतरनाक, क्या हुआ था ना, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में इसका रिसाव हो गया था। किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। आपने प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार देखा होगा, मतलब समझिए कि काफ़ी सारे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये। मिनीमाता रोग होता है पारायुक्त जल से, यह भी फेवरेट है। मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है कहाँ? दिल्ली में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना है 1974 में। वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। कारखानों से निकलने वाली धुआं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का, यानी कि SO2 और NO का मिश्रण होता है। अम्ल वर्षा
के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। डीडीटी होता है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। संगमरमर में निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचा रहा है कौन? सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है, पूछेगा कौन सा? तो मीथेन आपको यहाँ पे बता देना है। अब आते हैं, लगा लेते हैं यहाँ से टेस्ट। और आज के अभी वाले टेस्ट में आपको कितना क्वेश्चन देखना है, ध्यान रखिएगा, 44। और अगर आपने अच्छे से देखा तो मेरे हिसाब से तो 44 में 44 आना चाहिए, एक भी नंबर क्यों कम आएगा? अभी आपने क्लास जब देखा तो 44/44 क्यों नहीं आएगा? बट फिर भी हो सकता है कि एक दो मिस हो जाए। मिनिमम कोशिश करिए 44 में आपको 40 मार्क्स लाने का, ठीक है, यानी कि 40/44 आपका आना ही चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया था? ऑप्शन डी, स्टॉकहोम में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? थर्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे डी बताना है, 16 सितंबर को मनता है। नंबर 4 है, जैविक घटक का कौन भाग नहीं है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता है, वायु नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? ऑप्शन डी, CFC। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी? पृथ्वी सम्मेलन पीछे पूछा ना, रियो डी जेनेरियो में किया गया था। क्योटो सम्मेलन भाई कब हुआ था बताएं? ऑप्शन 7 का सी हो जाएगा सही जवाब, 1997 में। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा है? ऑप्शन डी, मस्तिष्क। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी बताएं? तो ऑप्शन बी, 2002 में। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन बी, 16 सितंबर 1987 को। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया था बताएं? तो ऑप्शन सी, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में किया गया था। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पूछेगा किसने किया था? ऑप्शन ए जी टांसले ने किया था। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था कब? तो ऑप्शन बी, 1984 में हुआ था। बताएं कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन सा है? ऑप्शन सी, महासागर। जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए, 22 मई को। पर्यावरण का कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ऑप्शन डी, पारितंत्र आपका राइट आंसर। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से मापी जाती है? तो ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण की खुली हुई मात्रा से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 5 जून को। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ है? ऑप्शन डी राइट आंसर, वर्ष 2005 से। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? ऑप्शन डी, 14 डिग्री बताना है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? ऑप्शन सी, CO2 हो जाएगा। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग कौन सा है? ऑप्शन ए, उदर। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बताएं? ऑप्शन सी, CO2 को कम करना रहा था। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताएं क्या है? ऑप्शन डी, सूर्य। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग? ऑप्शन बी, रीटर ने किया था। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? ऑप्शन डी, जोसेफ फोरियर ने किया था। विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? 21 मार्च। ऑप्शन सी राइट आंसर। विलुप्त हो रही प्राणियों का संबंध किससे होता है? कौन सा बुक अभी आपने देखा था? ऑप्शन ए, रेड डाटा बुक से। विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन बी राइट आंसर, 22 मार्च को। भारत सरकार ने सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये लागू किया था कब? ऑप्शन डी, 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? ऑप्शन ए, 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी पूछेगा कौन सी है? तो ग्रीन पीस। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन सी राइट आंसर, नागपुर में है।
राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन सी वर्ष 2004 में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन डी बेंगलुरु में। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि पहुंचा रहा है? ऑप्शन ए SO2 राइट आंसर। अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? अपघटक पूछा ना, कवक जीवाणु दोनों आएगा। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे डी टिक करना होगा, ए और बी दोनों। ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है बताना है। जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 2 फेब को। ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है? ऑप्शन बी सीधा। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है? ऑप्शन ए एंथ्रोपोजेनिक सही जवाब। जैव विघटित प्रदूषक क्या है? ऑप्शन बी वाहित मल। एस्बेस्टॉस धूल में प्रभावित कौन है? 43 का ऑप्शन बी फेफड़ा सही जवाब। वायु प्रदूषक किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए रक्त यानी कि ब्लड को प्रभावित करता है कौन? वायु प्रदूषक। ठीक है, तो अभी आपने देखा, सबसे पहले तो टेस्ट लगाया, 44 क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिला। आशा करता हूं कि आपके लिए यह काफ़ी हद तक हेल्पफुल जरूर रहा ही होगा।